लेकिन इस आदमी ने बड़े शातिर तरीके से अनुपम खेर को फंसाया। और अनुपम खेर का क्षेत्र फाइनेंस नहीं है, अनुपम खेर का क्षेत्र राजनीति नहीं है। ये कांग्रेस के किस कुकर्म पे पर्दा डाल रहा था, कांग्रेस के दलाली कर रहा था ये सज्जन। और ये जरा अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें लेख लिखा था, बड़ी रिसर्च के बाद लिखा था। समझ लिया कि ये स्थिति 28 अगस्त, ये बार बार तारीख बता रहा था कि 28 अगस्त 2013 को हिंदुस्तान की हालत ये थी कि 5 लाख किलो सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, 500 टन। मेरे ख्याल से मनीष जी, इनको बाहर का रास्ता शायद दिखा दिया गया हो एनडीटीवी से, एक आध महीने की नोटिस देके। तो अब ये आगे इस तरह से भड़ास निकाल रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। सर, हालात तो यहां तक है कि ये पूरा गैंग लगा हुआ है, टेलीविजन चैनल्स जो है, मीडिया का पूरा गैंग ऐसा लग रहा है कि अंडर खोल षड्यंत्र कर रहा है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है सुमित अवस्थी का। सुमित अवस्थी ने कहा है कि गोदी मीडिया हमें लोग कहते हैं, और गोदी मीडिया इसलिए क्योंकि हम सरकार के एड से चलते हैं। ये आधा सच है और यही षड्यंत्र है। उसे यह कहना चाहिए था कि अब तक भी यही होता रहा है, और जिनने गोदी मीडिया शब्द गढ़ा है वो गोदी में खेलते रहे। यही षड्यंत्र है, आधा सच वाला जो है, यही षड्यंत्र। सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है और पूरा गुंडों का गैंग सुमित अवस्थी के उस वीडियो को चला रहा है। मैं बता दूं टीवी लोगों को कि सुमित अवस्थी एक टीवी जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं, टीवी 18 में रहा, आज तक में रहा, एक ठीक ठाक चेहरा है। लेकिन उसने आज आधा सच बोला तो खैराती कूद गए। क्या कहा मनीष जी, मैं सुन नहीं पाया। सुमित अवस्थी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक पॉडकास्ट उसने एक यूट्यूबर को दिया है। उस यूट्यूबर पर, सुमित अवस्थी को पहचानते होंगे आप? अरे लखनऊ का। हाँ, तो सुमित अवस्थी एक ठीक ठाक नाम है टेलीविजन चैनल पे, मेरा व्यक्तिगत परिचय भी सुमित जी से है। लेकिन उन्होंने आधा सच बोला। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया मजबूर है, सरकार 80% एड जो है सरकार का होता है। जैसे सच, आधा सच है ये, क्योंकि केजरी जब दिल्ली में था तो मीडिया के मुंह में पैसा ठूसता था, केजरी के हिसाब से मीडिया भौंक रही थी। केजरी की सत्ता चली गई, केजरी पर आप कोई खबर नहीं देखते। सुमित अवस्थी ने सच बोला, लेकिन वो आधा सच था। सुमित अवस्थी को यह भी कहना चाहिए था कि इससे पहले भी यही होता था, जब ये लोग गोदी मीडिया गढ़ने वाले थे। या तो हो सकता है मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा हो सकता है उन्होंने पूरी बात कही हो, लेकिन जो वीडियो चल रहा है, ये इसलिए मैं जोड़ रहा हूं कि षड्यंत्र देखिए कि इसमें भी सुमित अवस्थी के उस वीडियो को यह साबित करने के लिए कि आज जो कुछ भी सरकार हो रहा है टीवी पे, वो ये कर रही है। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बदले आपका जो ये यूट्यूब का जो हम जैसे लोगों का मंच है, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए। सुमित अवस्थी ने आधा सच, लेकिन ये षड्यंत्र टेलीविजन का गजब का है। नहीं मनीष जी, मैं अभी दर्शकों को बता देता हूं कि सुमित अवस्थी सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और अभी मैं तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। आज मैं मेन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। तो वो अभी सुमित अवस्थी कैसे झूठ बोल रहे हैं ये अभी आपको दिखाऊंगा कि वो आदमी अपनी खाल बचाने के लिए इधर भी बैलेंस हो जाए, इधर भी बैलेंस हो जाए, ये भी बैलेंस हो जाए, वो भी बैलेंस हो जाए, वो बैलेंसिंग कर रहा है अपने बैठ के उस पॉडकास्ट। और अभी सुमित अवस्थी एनडीटीवी का संपादक है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं हाँ एनडीटीवी में है। यानी एक ये बता रहा है कि अडानी भी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और वो भी सरकार के विज्ञापन के बदौलत है, अन्यथा अडानी का चैनल भी बिक जाता है। पहले तो उसने बता दिया कि अडानी भी भिखमंगा हो गया, ये बता रहा है। लेकिन अभी इसको छोड़िए, मैं ये कैसे झूठ बोल रहा है ये अभी बताता हूँ मनीष कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और ये बात जो मैं आप लोगों से लगातार कहता रहा हूँ, लगातार, उसको आज मैं सबूत के साथ लाया हूं कि अब आप उसको कोई नकार नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो तो जो खैराती हैं वो अपना खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन एक जो राष्ट्रवाद की खाल ओढ़े हैं, और ये जिन महोदय का मैं लाया हूं, अभी जिनका उदाहरण अभी दिखाऊंगा आपको, उसको देखकर तो मैं दंग रह गया मनीष जी कि सफेद झूठ। और कौन चैनल बोल रहा है जिसके एमडी मतलब मालिक समझिए, वो तो बड़ा घराना है, एक तरह से मालिक की हैसियत से उसको डील करते हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह के बड़े परम मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको बड़ा ताना जाता है कि बस यही जो है अमित शाह के बाद नंबर 2 यही सज्जन हैं। वो उसके एमडी भगवान जाने कौन से उस पर बैठते हैं। और उस चैनल पर पहले जरा मनीष जी बता दूं दर्शकों को, उसके बाद अभी आपको सबूत भी दिखाऊंगा कि वो चैनल जो है उसने अभी अनुपम खेर का इंटरव्यू लिया 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले। मैंने देखा नहीं था, मुझको जब यूट्यूब में हाथ लगा, अनुपम खेर का चेहरा देखा तो मैं देखने लगा, मैंने देखा, पूरा देखा।
उसमें वो वैसे तो पूरा इंटरव्यू ही क्या था, उसके बारे में क्या बोलूं। अनुपम खेर जैसा व्यक्ति वो जेल गया, लेकिन उसमें एक चीज मेरे पकड़ में आई जो मैंने कहा ये मैं दिखा सकता हूँ, नंगा कर सकता हूँ। दर्शक तारीख याद रखें, 28 अगस्त 2013। 28 अगस्त 2013 को डॉलर जो है वो 69 रुपए पार कर गया था, और उसके बाद वो घटकर 68 रुपए पे आ गया था। 68 रुपए 80 पैसे पे, 68 रुपए 82 पैसे था, 68-80 मान लीजिए, यानी 69 रुपए पार हो गया था। और 28 अगस्त 2013 महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह उसका उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। उसकी सरकार को चलते हुए 9 महीने, हाँ 9 साल 3 महीने हुए थे। 9 साल 3 महीने में 69 रुपए पार होकर 68 रुपए 82 पैसे में वो डॉलर बंद हुआ था। और उस दिन अनुपम खेर ने कोई ट्वीट किया था कि कैसे रुपया गिर रहा है, इसके ऊपर उनका ट्वीट था, अभी देखिएगा। और उस ट्वीट को लेकर वो आया खैराती एंकर, उसने वो कहा कि देखिए आप जो है उस समय सरकार के खिलाफ बोलते थे, और जब तब वो कह क्या रहा कि तब 61 रुपए का, तब डॉलर उस दिन 61 रुपए का था, और तब आपने ये ट्वीट किया था। लेकिन आज जब 85 रुपए का हो गया, तब आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? ये उसका जरा शातिरपना समझिए कि जो डॉलर 68 रुपए 82 पैसे का था, वो उसको वो 61 रुपए का बताकर अनुपम खेर से पूछा। अनुपम खेर कोई मार्केट के आदमी नहीं है, मार्केट के स्पेशलिस्ट नहीं है, ना वो बैठ के रोज इसकी गणना करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि गलती नहीं हुई, ये साजिश के तहत हुआ। क्योंकि जिस दिन 69 रुपया पार किया था डॉलर ने, 69 रुपए कुछ पैसे का हो गया था, लेकिन हाँ, कि जिस दिन 69 रुपए पार हुआ था, उस दिन पूरे देश में तहलका मचा था। मैंने बड़ा लंबा लेख लिखा था उसके ऊपर, इसलिए मुझे याद था, और कोई भी पत्रकार भूल ही नहीं सकता उस दिन को, जो वो दिन था 28 अगस्त। 68 रुपए पूरा देश में तहलका था। क्यों था वो भी अभी बताता हूँ। लेकिन इस आदमी ने बड़े शातिर तरीके से अनुपम खेर को फंसाया। और अनुपम खेर का क्षेत्र फाइनेंस नहीं है, अनुपम खेर का क्षेत्र राजनीति नहीं है। वो खैर उन्होंने जैसे तैसे अपना जवाब दिया उसको कि ये मेरी मर्जी है। उस समय हालात क्या थे, आज का हालात क्या, उन्होंने कहा वो आप देख सकते हैं उनके जाके। मेरा सवाल कुछ और है मनीष जी, कि ये अनुपम खेर ऐसे व्यक्ति का अगर आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, 5 संपादक बैठे थे, 5 संपादक बुला के बैठा लेते कि 5 संपादक वाला एक प्रोग्राम करता है वो अपना, कि वो बैठे थे। तो ऐसे कार्यक्रम में जब तुमने उसका 13 साल पुराना ट्वीट खोज के निकाल लिया, तो तुमने 28 अगस्त 2013 को डॉलर कितने का था ये तुमने क्यों नहीं निकाला? तुम्हारे यहाँ लाखों रुपया लेते होंगे जो जो रिसर्च के नाम पे पैसा खाते होंगे, पैसे की ये रिसर्च करते हैं। तो तुमने वो 13 साल पुराना ट्वीट तो निकाल दिया, लेकिन उस 13 साल समय उस दिन 28 अगस्त को डॉलर की कीमत क्या थी ये तुम क्यों भूल गए? ये तुमने कैसे निकाल लिया? तो ये असल में ये जो कांग्रेस यहाँ पर एक धंधा चला रही है, ये मैं बता रहा हूँ। सुमित अवस्थी को जवाब, जरा यहाँ से सुमित अवस्थी का जवाब शुरू होता है कि कांग्रेस जो डॉलर के नाम पर रोया करती है, तो कांग्रेस की काली करतूत थी वो, उसको छुपाने के लिए साजिश रची गई थी, और अनुपम खेर को उस साजिश में फंसाया गया। अनुपम खेर को उसमें साजिश में फंसाया गया, और मेन मुद्दा था नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालने का, कि 68 रुपए 80 पैसे का, मान लीजिए 13% का फर्क है, 61 और 68 रुपए 80 पैसे में 13%। 13% बढ़ा के क्यों बताई इस एंकर ने? ये घास खाता है, ये खुद, ये एक तो इसको खुद आकर उसकी करनी चाहिए थी, रिसर्च करनी चाहिए थी कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, जिसमें इतना बड़ा फंसाने जा रहा हूँ, तो ये मैं सही बोलूंगा या गलत बोलूंगा? तो इसने बेशर्मी के साथ एक नहीं 2-3 बार 61 रुपए दोहराया। और क्या बोलूं मनीष जी मैं, कि वो जो 5 संपादक बैठे थे, वो जो 5 संपादक, उनमें से किसी के भेजे में नहीं आया कि ये गलत बोल रहा है, किसी के भेजे में नहीं आया। अरे कोई तो, तुम संपादक हो, तुम कोई नाच देखने नहीं गए थे वहां की, कैबरे डांस देखने गए थे, बार डांस में बैठे हुए थे, तुमको कहना चाहिए था कि तुम गलत बोल रहे हो। 61 नहीं 68 रुपए 80 पैसे का था, यानी 69 रुपए मानिए। लेकिन वो जो 5 संपादक बैठे थे, उनमें एक सज्जन जो है वो ये भी बताते मैं तो बिजनेस का एडिटर रहा हूँ, मैं बिजनेस चैनल पे काम करता रहा हूँ। क्या काम करते रहो? घास छीलते रहो तुम। जो मैंने वहां देखा उस दिन, कोई नहीं बोला, एकदम मुर्दों की तरह बैठे थे। गांधी जी 3 बंदर होते, ना देखो ना सुनो ना बोलो, उस तरह से। तो यानी सब पूरा प्रायोजित। तो ये जो, अब आता हूँ सुमित अवस्थी पे, ये जो नौटंकी हुई कि 68 रुपए 80 पैसे का दाम 61 रुपए बताकर अनुपम खेर को घेरने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी की सरकार। दिखा देता हूँ, उसकी एक झलक दिखा देता हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ जरा दिखा दीजिए मनीष, दिखा दीजिए दर्शक, जरा सुनिए, 2 बार सुनिएगा, सुनिए इसको ध्यान कहा जा रहा है कि अनुपम जी गुस्से के मामले में भी सिलेक्टिव हैं। मैं आपको बताता हूं, इसका उदाहरण देते हैं लोग।
28 अगस्त 2013 यानी जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, कि मैं यहाँ पे ट्वीट दिखाने वाला हूँ, आपने एक ट्वीट किया और मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसको। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत, इंसान की कीमत, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, ये देखिए आपका ट्वीट, जिस देश में गंगा रोती है। ऑफ कोर्स 28 अगस्त 2013 यूपीए की सरकार। सर आप कहने का मतलब सर मेरा एक मिनट सवाल सुन लीजिए। जिस वक्त आपने ट्वीट किया उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 61 रुपए थी, आज 85 रुपए है। लेकिन अनुपम खेर को गुस्सा क्यों नहीं आता? अनुपम जी, ये कहा जा रहा है कि अनुपम जी गुस्से के मामले में भी सिलेक्टिव हैं। मैं आपको बताता हूं, इसका उदाहरण देते हैं लोग। 28 अगस्त 2013 यानी जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, कि मैं यहाँ पर ट्वीट दिखाने वाला हूं, आपने एक ट्वीट किया और मैं पढ़ के सुनाता हूं उसको। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत, इंसान की कीमत, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, ये देखिए आपका ट्वीट, जिस देश में गंगा रोती है। ऑफ कोर्स 28 अगस्त 2013 यूपीए की सरकार। दर्शकों ने सुन लिया होगा, ये जो बैठा बता रहा था कि 28 अगस्त 2013 61 रुपए दाम, ये कह रहा 28 अगस्त 2013 61 रुपए दाम थे। और अब आइए मनीष जी जरा नीचे, और फिर मैं कहानी बताता हूँ। ये कांग्रेस के किस कुकर्म पे पर्दा डाल रहा था, कांग्रेस के दलाली कर रहा था ये सज्जन। और ये जरा अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें लेख लिखा था, बड़ी रिसर्च के बाद लिखा था, और इसलिए मेरे पास सारा सामान पहले से रखा। तो मैंने जब देखा तो मेरा मूड खराब हो गया। जरा दरअसल अमनी जी एक एक करके दिखाइए, पहले चार्ट दिखाइए जी। ये देखिए, ये जो है अगस्त 2013 का पूरे महीने का चार्ट है, और इसमें गलती की कोई संभावना नहीं, साजिश के अलावा दूसरा काम ही नहीं हो सकता। जरा आइए दिखा दिए, 28 अगस्त आ जाइए नीचे। ये नीचे है 28 अगस्त में 68 रुपए 80 पैसे ये दाम लिखे हुए हैं, 68 रुपए 80 पैसे। और कहीं भी आप जाके चेक करेंगे 68 रुपए 80 पैसे से। लेकिन अभी दिखाते, छोड़ दीजिए मनीष जी, जरा और इसकी बेईमानी बताता हूँ इस एंकर की, कि ये 68 रुपए 80 पैसे केवल 28 तारीख को नहीं था, उससे पहले 29 तारीख को 66 रुपए 55 पैसे, 30 तारीख को 65 रुपए 70 पैसे, 27 तारीख को 66 रुपए 24 पैसे, 23 तारीख को 63 रुपए 23 पैसे, 22 तारीख को 64 रुपए 55 पैसे। यानी 61 रुपए तो था ही नहीं। 3-4 दिन इधर और 3-4 दिन इधर, ये 61 रुपए लेके कहाँ से आया था? ये कौन सी कबर से खोद के लाया था? ये जो एंकर था, जो अनुपम खेर को घेरने की कोशिश कर रहा था कि 61 रुपए था, तब तुमने ट्वीट कर दिया था, और आज 85 रुपए तुम क्यों नहीं करो? अभी इसमें आता हूँ कि इसके सवाल। जरा इसके बाद बगल वाली दिखाइए मनीष जी। ये तो दर्शकों ने देख लिया, अब जरा बगल वाली खबर दिखाइए कि अनुपम खेर ने ट्वीट क्यों किया था, ये जरा समझिए। ये देखिए, ये 29 अगस्त 2013 की खबर है। क्या सोना गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं है? ये 29 अगस्त 2013 न्यूज 18 की खबर है, और ये सारे अखबारों में थी। ये मैंने एक कटिंग निकाली है, और इसको जरा पढ़िए कि भारत सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी कंगाल रुपए को उबार नहीं पा रही है। जरा ये भाषा देखिए कि भारत सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी कंगाल रुपए को उबार नहीं पा रही। $1 के मुकाबले बुधवार को रुपया 69 के करीब जा पहुंचा। ये खबर भी इसकी पुष्टि कर रही, जो मैंने अभी चार्ट दिखाया। जा पहुंचा। महंगाई पहले ही जनता को मार रही है, रुपया इसी तरह गिरता रहा तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। दूसरी तरफ सरकार के आला मंत्री, इसने नाम नहीं दिया, लेकिन मैं बता दूं कि आनंद शर्मा जी थे, वाणिज्य मंत्री थे उस समय, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि दूसरी तरफ सरकार के आला मंत्री देश का सोना विदेश में गिरवी रखकर घाटा भरने की नेक सलाह दे रहे हैं। 1991 में ऐसा ही हुआ था। ये 1991 वाली स्थिति पैदा हो गई थी देश के अंदर। और ये बड़े गजब का, ये क्यों छुपा रहा था, ये बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद सुनीता अवस्थी पे आऊंगा। ये हुआ था जब देश का सोना विदेश गिरवी रखा गया था, जब देश की प्रतिष्ठा तार तार हो गई थी। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टीम के आला मंत्री की माने तो घाटा कम करने के लिए सरकार के पास सोना गिरवी रखने का मंत्र है। ये मनमोहन सिंह की कैबिनेट बोल रही है। इसे वे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की संज्ञा दे रहे हैं। वो शायद भूल गए कि 1991 में सरकार विदेश में सोना गिरवी रखकर ही अपनी लाज बचाई थी। देश के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के मुताबिक अगर भारत के स्वर्ण भंडार में से सिर्फ 500 टन सोना मौजूदा भाव पर गिरवी रख दिया जाए तो लगातार बढ़ते चालू वित्त खाते के घाटे पर काबू पाया जा सकता है।
500 टन का मतलब समझे 5 लाख किलो सोना गिरवी रखने की सुझाव आनंद शर्मा दे रहे थे, और ये 28 अगस्त 2013 को ही दे रहे थे, जिस समय अनुपम खेर ने सरकार जाने वाली थी, हैं नहीं, जिस सरकार समय जाने वाली थी, अपना कार्यकाल पूरा कर रही थी। जिस अनुपम खेर के ट्वीट को लेके नाच रहा था, वो ट्वीट अनुपम खेर ने क्यों किया था, अभी ये स्पष्ट कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि 5 लाख कितनी किलो सोना, दुर्गति थी देश की, कितनी दुर्गति थी देश की, और इसी ये हालात को देखकर अनुपम खेर ने ट्वीट किया होगा ये। 500 टन सोना मौजूदा भाव पर गिरवी रख दिया जाए तो लगातार बढ़ते चालू वित्त खाते के घाटे पर काबू पाया जा सकता है। अब ये बैंकिंग सचिव बैंकों और रिजर्व बैंक को तय करना है कि वे सोने के भाव को कैसे पैसे में बदलते हैं। ये आपने समझ लिया कि ये स्थिति 28 अगस्त, ये बार बार तारीख बता रहा था कि 28 अगस्त 2013 को हिंदुस्तान की हालत ये थी कि सोना 500 किलो 5 लाख किलो सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। 500 टन यानी 5 लाख किलो। और जरा, और ये इससे छुटकारा कैसे पाई थी, ये इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाई थी, जरा ये भी देखिए बगल में। आइए एक तीसरी वाली खबर दिखाइए मनीष जी इनको। ये देखिए, बैंक्स कलेक्ट ओवर 25 बिलियन फ्रॉम स्पेशल डॉलर स्वैप विंडो आरबीआई। ये खबर है जिसने इनकी लाज बचाई थी। और जरा इसको देखिए, ये नीचे सिनॉप्सिस जो है ये समझिए कि द रिजर्व बैंक अनाउंस्ड द स्वैप विंडोज फॉर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट्स एंड ओवरसीज बोरोइंग्स बाय बैंक्स ऑन सितंबर 4। ये 28 अगस्त को कंगाली की हालत में आ गए, सोना बेचने की हालत में आ गए। तब 4 सितंबर को इन्होंने बॉन्ड जारी किए, FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट बॉन्ड। ये इन्होंने जारी किए थे 4 सितंबर को, यानी 5-6 दिन बाद। और उसके बाद जरा देख लीजिए कि ये खबर जो है ये नवंबर 25 2013 की है, यानी उसके 2-3 महीने बाद। और उसमें क्या कह रहा है रिजर्व बैंक? द रिजर्व बैंक टुडे सेड अबाउट 25 बिलियन हैज रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल कंसेशन स्वैप विंडोज फॉर डिपॉजिट्स बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स बाय बैंक्स। तो ये अब जरा मनीष जी रुक जाइएगा, अभी दिखाइएगा नहीं कुछ। जरा दर्शक समझें कि इन्होंने 25 बिलियन कर्जा लिया था, 25 बिलियन डॉलर। और ये कर्जा 3 साल के बॉन्ड थे, यानी आज पैसा ले लो और उसके 3 साल बाद हम चुकाएंगे। तो ये जो 25 बिलियन डॉलर लिया था, ये चुकाया नरेंद्र मोदी ने, जिसके ऊपर कीचड़ उछालने में जुटा था। ये बैंकर झूठ बोल के कीचड़ उछाल रहा था। ये दर्शक इसको समझे, ये जब 4 नवंबर से दिसंबर तक 2-3 महीने की विंडो थी, उसके अंदर जो 25 बिलियन डॉलर, और हमारे एनआरआईओ ने जान बचाई, इनकी इज्जत बचाई कि उससे 25 बिलियन डॉलर का कर्जा तो हिंदुस्तान पे लद ही गया था। और वो केवल 25 बिलियन नहीं था, ये और आपको बता दूं कि जब ये मई में जब चुनाव लड़ने पहुंचा है मनमोहन सिंह, तो उस समय तक ये कर्जा जो है बढ़ के उसके बाद इसने 6-7 बिलियन डॉलर और लिया। 32.32 बिलियन डॉलर का कर्जा ले लिया था, जो केवल इसलिए ले लिया था कि डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़ने ना पाए। और अभी आपको थोड़ा और याद दिला दूं तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है आजकल। पाकिस्तान का जो रुपया भाग रहा है, पाकिस्तान जो कंगाल हुआ जा रहा है, तो इधर तो कर्जे ही मांगते तो घूम रहा है। कहीं सऊदी अरब से कर्जा मांग लो, कहीं चीन से कर्जा मांग लो, कहीं फलाने से कर्जा मांग लो, कहीं अमेरिका से कर्जा मांग लो। ये उस हालत में ले आए थे 2013 में हिंदुस्तान को, पाकिस्तान की हालत में ले आए थे। और उस हालत को छुपाने के लिए ये एंकर कितनी बड़ी साजिश रच रहा था, कितनी बड़ी झूठ बोला इसने कि 61 रुपए का था, 61 रुपए का। और वो 5 संपादक बेशर्मों से बैठे रहे, किसी को याद। सोच लीजिए ये लोग बड़े बड़े संपादक बैठे हैं अपने, ये बड़े बड़े तीरंदाज, किसी को याद नहीं आए कि ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा है। और अनुपम खेर ने जब 28 अगस्त 2013 को ट्वीट किया था, तो उन्होंने इसलिए ट्वीट किया था केवल रुपए के डॉलर के नहीं, कि कर्जा सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी और हिंदुस्तान फकीरी की हालत में पहुंच गया था। 5 लाख किलो सोना गिरवी रखने का प्रोग्राम बना रहा था, और तब 25 बिलियन डॉलर का कर्जा लेके अपनी नाक बचाई थी। तो ये जो कांग्रेसी उछलते हैं ना मनीष जी, कि हमारे समय में तो 58 रुपए था डॉलर, हमारे समय में तो 59 रुपए था डॉलर, ना 58 रुपए था ना 59 रुपए था। अगस्त 2013 में 69 रुपए पहुंच चुका था, 68 रुपए 80 पैसे। और अगर ये कर्जा ना मिला होता, एनआरआईओ ने बॉन्ड खरीद के तुम्हारी इज्जत ना बचाई होती और भारत में कर्जा ना लदा होता, तो ये जब मनमोहन सिंह की विदाई होने वाली थी, तब तक ये डॉलर जो है ये 90 रुपए और 95 रुपए का होता, जो पूरी दुनिया कह रही थी। तो वो जो कांग्रेस का पाप था, और इतना बड़ा पाप था, उसको ये एंकर जो है झूठ बोलकर किस तरह से दबा रहा था, किस तरह से पर्दा डाल रहा था,
और नरेंद्र मोदी की सरकार में कीचड़ उछाल रहा था वाया अनुपम खेर। जरा इसको समझिए कि कह रहा तब 61 रुपये में तो आपने ट्वीट कर दिया था, लेकिन आप 85 रुपये में ट्वीट नहीं कर रहे हो। अब बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले तो बता दिया कि केवल रुपए का मामला नहीं था, किस तरह से देश सोना बेचने में मजबूर हो गया था। उसके अलावा मनीष जरा गौर करिए कि 2004 में जब मनमोहन सिंह आया तो 45 रुपए का डॉलर था, 45 रुपए का डॉलर था। और जब 28 अगस्त 2 यानी 9 साल 3 महीने, सवा नौ साल में डॉलर पहुंच गया था 69 रुपए, 68 रुपए 80 पैसे। मालूम है कितनी बढ़ोतरी हुई थी? 52%। यानी 45 रुपए से 68 रुपए 80 पहुंचा है, तो 52% डॉलर बढ़ा था, 52%। और मैं तो मानता हूं कि हालांकि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए वही 68-80 और 68-80 से आज 86 रुपए है, 25% बढ़ा है। 25% कई साल में? 12 साल में। 12 साल में 25% बढ़ा है डॉलर। और ये बता, ये 9.5 साल में 52% डॉलर बढ़ा के बैठे थे। तो ये बड़ा बढ़िया चल रहा था, बड़ी बढ़िया इकोनॉमी थी। तो ये जो अब आता हूँ जरा सुमित अवस्थी पे, कि ये अवस्थी जी, मुझे लगता है कि जो आपने आज जो अभी बताया है, मैं खुद उससे इतना प्रभावित हुआ हूं। यदि व्यूअर्स ने इस शो को गौर से सुना होगा तो इसकी महत्ता समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो को मुंह पे मारे जाने की जरूरत है, और सरकार के प्रवक्ता यदि थोड़ी सी भी ग्लानि है उनके अंदर, इस वीडियो को देख करके यदि जवाब दे, क्योंकि बार बार घेरेंगे डॉलर को लेकर करे, और आम आदमी को तो लगेगा सही बात कह रहे हैं। आज तो 85 रुपए 86 रुपए का डॉलर है, 88 तक पहुंच चुका हुआ था। उस समय तो 61-62 ही था मनमोहन सिंह के समय में। लेकिन इस शो को देखने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि कितना बड़ा चुट्टई दोगलई जो है टेलीविजन चैनल पर बैठ करके किया जाता है। और तब जब सुमित अवस्थी जैसे लोग ये कहते हैं कि गोदी मीडिया हम क्यों कहे जाते हैं, सर जरा वीडियो का छोटा हिस्सा मेरे पास है, मैंने निकाल लिया है, उसको जरा सुनिए और व्यूअर्स तब समझ में आएंगे किस तरह से दोगलई का ही आधा सच बोला जाता है। मुझे नहीं पता कि इसके आगे सुमित ने क्या कहा हुआ है। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, वो आर्म ट्विस्ट करता है। करेक्ट। और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, इस वजह से चैनल डर जाते हैं। अच्छा, ये अखबारों के साथ भी है, ये टीवी चैनल के साथ भी। सुना आपने? इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, वो आर्म ट्विस्ट करता है। करेक्ट। और ये कह रहा है कि यदि हम सरकार के खिलाफ दिखाएंगे तो हमारा विज्ञापन रुक जाएगा, इसीलिए हम विज्ञापन नहीं दिखाते। ये दोगलई है, ये चुट्टई है। नहीं, ये अपने नाकाबिल होने पर, अपने निकम्मेपन पर, अपने नकारेपन पर, ये मनीष ये भी मैनेजिंग एडिटर दुनिया भर के कुर्सी बैठ चुके हैं। ये दुनिया भर की कुर्सी कोई बची नहीं है इनसे भी। ये 76 चैनल घूम के और बैठ चुके हैं। और ये तो गौतम अडानी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये तो गौतम अडानी के का अपमान है एक तरह से, और उसी के चैनल का एक रिपोर्टर कर रहा है। हाँ, ये एक तरह से गौतम अडानी के चैनल के ऊपर कीचड़ सरेआम उछाल रहा है कि ये जो है पैसे की वजह से डर से सच नहीं बोलते। ये एक तरह से बिल्कुल अपने आप बेनकाब कर रहा है कि ये पैसा, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा इसलिए ये सच नहीं बोलते। तो बताओ सच तुम क्या है? जब तुम इतना सच बता रहे हो तो जरा ये भी बताओ कि क्या है सच, कि किस बात पे तुम घेरोगे, किस बात पे घेरोगे? तुम तो सच नहीं बोलते हो राहुल गांधी के बारे में। अब बता रहा हूँ इनका असलियत, कि तुमने कभी बताया कि 18 मामलों में नामजद और इस तरह से नाक कटाते घूम रहा है ये आदमी नेता विपक्ष बैठा है? तुमने कभी बताया कि वो जो मुकदमा चल रहा है इसके विदेशी नागरिकता को लेकर चैनल क्या सोचता है उसके बारे में? ये मैनेजिंग एडिटर क्या सोचता है? नहीं बताया। मेरे ख्याल से मनीष जी इनको बाहर का रास्ता शायद दिखा दिया गया हो एनडीटीवी से, 1 आध महीने की नोटिस देके। तो अब ये आके इस तरह से भड़ास निकाल रहे हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि कम से कम अडानी का चैनल आकर इस तरह से पैसे के नाम पे कटोरा पटकेगा, इस तरह से देश की सरकार पे कीचड़ उछालेगा। मैं क्या बोलूं अब इनको। तो ये मगर मैंने जो अभी तथ्य आपके सामने रखा तो बताया कि अगर बड़ा डर लगता होता कि सरकार के खिलाफ, तो ये सरकार के खिलाफ साजिश, ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई सच बता रहे थे। कोई सच होता तो बात होती, चलो सच बताया। सच नहीं बता रहे तो झूठ बोल रहे थे सरकार के खिलाफ। और क्योंकि अनुपम खेर नरेंद्र मोदी के समर्थक है, उनका समर्थन करते हैं, तो उनको बाकायदे सार्वजनिक रूप से बैठाकर जलील कर रहा था ये आदमी। क्यों कर रहा था? क्योंकि अनुपम खेर का क्षेत्र फाइनेंस नहीं है, अनुपम खेर का क्षेत्र राजनीति नहीं है, तो वो इतना अपडेट नहीं रहते। मैं तो बता रहा हूँ मनीष जी, क्योंकि मेरे तो
तब मैं उस दिन को भूल ही नहीं सकता। और मैंने फिर बताया, बाद में लिखा भी, मैंने दिखाऊंगा कभी आपको। तो ये लोग इस तरह से फंसा कर किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशों का बड़ा लंबा जाल बुनते हैं, इसका एक नमूना मैंने आज आपको दिखाया कि कि जो आप रहते हैं ना कि बड़ा राष्ट्रवादी है, मैंने बताया कि ये गृह मंत्री के बड़े परम मित्र का चैनल है। ये भी बता दूं आपको कि गृह मंत्री के बड़े परम मित्र का चैनल है ये। तो फिर बोल दीजिए क्या होगा। सुमित ने जो एक तरह निरपेक्ष बनने की जो कोशिश की, सोचा कर ये इंटरव्यू देके बड़ा नाम हो जाएगा, अरे सच बोलने की हिम्मत किसी ने की, ये दोगलई वाला आधा सच था। आधा सच ज्यादा खतरनाक होता है। नहीं, सुमित अवस्थी बता देना कि ये तो सच नहीं बोल रहा था, ये झूठ काहे बोल रहा था सरकार के खिलाफ। अगर इतनी सरकार सख्त है, वो बिल्कुल आर्म ट्विस्टिंग कर देती है और विज्ञापन रोक देती है, तो ये आदमी सरासर झूठ क्यों बोल रहा था? इसका मतलब सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि जाओ तुम जैसा चाहो जैसा नाचो, और वो अपने आप को बड़ा इधर भी बना, मैंने कहा ना इधर भी बैलेंस रहे इधर भी बैलेंस रहे, इसलिए आकर इस तरह का झूठ बोल रहे थे बाकायदे उस पॉडकास्ट में। और ये तबनीक मैं कह रहा हूँ, ये भी कहना चाहिए था कि आप पहले की सरकारें क्या करती थी। ये खेल, ये तब तो बोलने की हिम्मत नहीं थी जो आज ये बोल गया। ये खेल है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी है कि एक मामले के लिए सिर्फ सोनिया गांधी का नाम लेने के लिए, असली नाम बता देने के लिए देश के सबसे बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जेल जाना पड़ता है। लेकिन ये चुट्टो की चंडाल चोकरी रोज झूठ बोल रही है, रोज षड्यंत्र कर रहा है। और मनीष जी जरा दर्शक समझे कि जिस समय अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा गया, ये सारे लोग चुप थे, एकदम जैसे सांप हुआ था। बल्कि कुछ तो बड़ा जश्न मना रहे थे अपने अपनी स्क्रीन पे आके कि बड़ा बेईमान आदमी है, और देखिए विज्ञापन में बेईमानी करता है, फलाना है, दिमाग का टीआरपी को छेड़ता छाड़ता है। ये सब लोग जश्न मना रहे थे। ये कैसी पत्रकारिता करते हैं, समझ लीजिए आप। समझ लीजिए, इसीलिए ये सच बताना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण शो है ये। इस शो को जरूर हम आग्रह करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए। बहुत मेहनत से निचोड़ सतीश जी लेकर के आए थे, और मुझे लगता है कि शर्म आ जाए यदि सरकार के प्रवक्ताओं को, यदि इस वीडियो का इस्तेमाल वो अपने बुद्धि विवेक, ठीक है कि आप नाम मत करो, मैं जानता हूं कि वीडियो ये आईटी सेल इसको साझा नहीं करेगा, उसे लगेगा वो चोरी तो करेगा, चोरी करके भी इस्तेमाल करो फैक्ट को, इस एक्ट को। ठीक है, तुम वीडियो साझा नहीं करते हो, हिम्मत देखिए किस तरह से होता है, कैसे उस फ्रॉड सनसनीबाज का वीडियो राहुल गांधी से लेकर उसका पूरा इकोसिस्टम साझा करता है, उनसे सीख लेती है वो। लेकिन इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है, कम से कम ठीक है चोरी तुम वीडियो साझा मत करो, बेईमानी ही कर लो, इस वीडियो के हिस्से को थोड़ा सा 2 बार सुनो और अपने डिबेट शो में उसका इस्तेमाल करो, काटो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि किसी पार्टी सरकार के लिए, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और तुम चुप रहते हो। अनुपम खेर की चुप्पी, सही बात क्या, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक्टर हैं, उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया। अनुपम खेर को जब 28 अगस्त 2013 को लगा कि देश नहीं, लेकिन वो निकम्मे जो पांच जो फ्रॉड बैठे हुए थे, उन 5 फ्रॉडों की जिम्मेदारी थी। यदि वो पढ़ते लिखते तो 5 फ्रॉड में से जो कोई थे वो बोलते कि नहीं निशांत तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत फैक्ट रख रहे हो, निशांत उस एंकर का नाम है, तुम गलत फैक्ट रख रहे हो, ये सच है। तुम तो पढ़े लिखे थे ना, तुम तो प्रिंट के आदमी पढ़े लिखे। ठीक है कि टीवी का आदमी अनपढ़ होता है, थोड़ा सा जाहिल होता है, लेकिन तुम तो संपादक अखबार के रहे हो। ये सामान्य मामला नहीं है, इसे पार्टी पॉलिटिक्स मत समझिए, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, ये शो हम लोग कोई किसी मोदी के लिए, किसी योगी के लिए नहीं करते। ये शो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र होता है, हम उस नैरेटिव को काटने के लिए फैक्ट, इसीलिए दिन भर मेहनत करते हैं और तब जाकर के शो तैयार होता है। तो आप सबसे आग्रह है, हाथ जोड़ करके इस वीडियो को साझा कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये बहुत महत्वपूर्ण शो है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी जिम्मेदारी है कि इसे साझा कीजिए।